बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज ऑन पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी दे चुकी हूँ। इस लेक्चर में उन जो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे उनके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि वो सारे पॉलीसैकेराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्टार्च। स्टार्च एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है बिकॉज प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यही सेम लाइन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोली थी, इस लेक्चर में भी रिपीट करी है। अब एक्चुअली में ये स्टार्च क्या है, ये स्टार्च क्या है वो तो अभी हम देखेंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ट्यूबर्स में। ठीक है, ट्यूबर्स वो पोटैटो के ट्यूबर्स आपने पढ़े होंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वहां पर सीड्स में एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में रहता है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें जो हमने पहले ही देख रखी हैं वो क्या है, ये होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब एक ही तरीके की मोनोसैकेराइड यूनिट्स इसमें ज्वाइन करती हैं और एक पॉलीसैकेराइड यूनिट बनाती हैं। होमोपॉलीसैकेराइड कौन सा है, ऑब्वियसली ग्लूकोज ही है। और कैसा है, अल्फा डी ग्लूकोज। देखो अब अल्फा बीटा कॉन्फर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब आप उसको पढ़ चुके हैं। जब हम चीजें पढ़ लेते हैं तो उसको मेंशन करना भी बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमारे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइन करती हैं। कैसे कंबाइन करती हैं, वही अल्फा 1,4 लिंकेज से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,4। अब ये जो हमारा स्टार्च है ये दो तरीके से या दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 2 होमोपॉलीसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। क्या क्या होते हैं, वो होते हैं एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, एक चीज उसको डिस्कस करने से पहले जो आप ध्यान में रखेंगे वो ये है, दोनों में ही ग्लूकोज की यूनिट्स ही प्रेजेंट होती हैं। होमोपॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, पहले तो परसेंटेज बेसिस पे अमाइलोज जो है वो 15 to 20% और हमारा ये है जो एमाइलोपेक्टिन 80 to 85%। दिस इज द परसेंटेज डिफरेंस। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में जो डिफरेंस है वो है ब्रांचिंग का। एमाइलोज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर नहीं है। आई रिपीट, amylose does not contain any branching units within its structure, but amylopectin contains the branch units. Branching approximately होती है इसके केस में 24 to 30 ग्लूकोस रेसिड्यूज के बाद में ब्रांचिंग होती है। अब यहाँ पर जो आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, देखो सारी बातें ध्यान में रखनी है, आसान है सारी बातों को ध्यान में रखना अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे पूरी वीडियो में। तब 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यूज ज्वाइन करते हैं। ब्रांचिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ब्रांचिंग होगी। ठीक है, जो नॉर्मल ज्वाइनिंग है वो अल्फा 1,4 1 और 4 कार्बन आइटम पे ज्वाइनिंग हो रही है हमारी, लेकिन जो हमारी लिंकेज जो ब्रांचिंग होगी वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर होगी। ठीक, समझ में आया? ऐसे बना दो ताकि समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। मैथ्स में बनाते थे ना आप। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में ये डिफरेंस। अब आपने बचपन में नहीं, क्लास 10 में एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा कि स्टार्च गिव्स अ ब्लू कलर विद द आयोडीन, है ना। आयोडीन का मतलब टेस्ट होता है जो स्टार्च का, वो आयोडीन टेस्ट होता है। और वो टेस्ट ये होता है कि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ना होगा, स्टार्च प्रेजेंट है, आयोडीन सॉल्यूशन वहां पे डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। वो ब्लू ब्लैक कलर भी एक्चुअली में इसी एमाइलोज की प्रेजेंस की वजह से होता है। एमाइलोपेक्टिन ब्लू ब्लैक नहीं, रेड कलर का कलर देता है, थोड़ा डल कलर, लेकिन क्योंकि इस स्टार्च में एमाइलोज की यूनिट्स भी प्रेजेंट है इसीलिए ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में। ठीक है, अच्छा एक और बात इस स्टार्च के बारे में, हमारी जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम है, इनफैक्ट जो भी एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं हमारे गट में, उन सब का काम क्या होता है, ये अल्फा 1,14 लिंकेज को हाइड्रोलाइज करना और फिर ग्लूकोज की इंडिविजुअल यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करना। इस तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन। क्लियर हुआ ना? अगर नहीं हुआ है तो कॉमेंट में मेरे को वहीं पर बताया करिए कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ। डू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन, आई विल मेक यू क्लियर विद दैट थिंग्स इन दी कॉमेंट सेक्शन इटसेल्फ।
ठीक, अब देखो ये स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म है हमारा, पॉलीसैकेराइड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, लेकिन प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च नहीं होता, वहां पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। दूसरा होमोपॉलीसैकेराइड है जिसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है, वो क्या है, वो है हमारा ग्लाइकोजन। ठीक, अब आपने स्टार्च अगर अच्छे से समझ लिया तो बाकी की ये जो ग्लाइकोजन है जैसे उसको समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीसैकेराइड है। सबसे पहले तो यही मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सी है, अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ठीक, वही सेम चीज अल्फा 1,4 लिंकेज पर होगी जो हमारे दो ग्लूकोज दो मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन कर रही हैं। अब डिफरेंस क्या है इसका और ग्लाइकोजन का, डिफरेंस ये है, ये जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन से। अब मैंने सब कुछ बता दिया आपको, एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 पे लिंकेज ब्रांचिंग हुआ करती थी, यहाँ पर भी सेम वही है, नॉर्मल 1,4 पे लिंकेज और ब्रांचिंग है हमारी अल्फा 1,6 पे। तो डिफरेंस क्या हुआ ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में, डिफरेंस ये हुआ ये जो ग्लाइकोजन है वो थोड़ा और कॉम्पैक्ट और हेवी ब्रांचिंग के साथ प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन। बस यही है इतना सा डिफरेंस, और इस डिफरेंस के साथ में आपको इसकी प्रेजेंस भी पता होनी चाहिए। लीवर में ग्लाइकोजन ज्यादा प्रेजेंट है, सुना भी होगा ग्लूकोजिनोसिस, है ना, वो प्रोसेस जो होते हैं हमारे पूरे, वैसे तो हम वो बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ने भी वाले हैं, तब आपको और क्लियर होगा। लीवर में और मसल सेल्स में हमारा फूड जो है वो इसी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। डिफरेंस इतना सा है, एमाइलोपेक्टिन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंस है हाईली ब्रांच्ड है, थोड़ा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू दी स्टार्च और एमाइलोपेक्टिन। क्लियर अबाउट दिस ग्लाइकोजन। अब कुछ और, ये तो थे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। अब हम किस पे बात कर रहे हैं, ये सेल्यूलोज। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज कहाँ पर पढ़ा है आपने, प्लांट सेल की वॉल्स में प्रेजेंट होता है ना, स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है। अगेन अ होमोपॉलीसैकेराइड, बट द डिफरेंस इज इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। और जैसा कि मैंने बताया सिर्फ ग्लूकोज नहीं लिख सकते, कॉन्फर्मेशन लिखना जरूरी है, इसीलिए ये है इसका कॉन्फर्मेशन। अ चेंजिंग पॉइंट, और उसी के साथ साथ आप ग्लूकोज के बारे में एक फैक्ट भी पता कर पाएंगे। ग्लूकोज की यूनिट सेल्यूलोज में बीटा के फॉर्म में ज्वाइन होती है, ठीक है, क्योंकि ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छा बॉन्ड भी लिख लो, चलो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब इस सेल्यूलोज का डाइजेशन जो है, ये सेल्यूलोज वहाँ सेल वॉल्स में तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में जितनी भी ग्रासी मटेरियल्स हैं जो हमारे कैटल्स फीड करते हैं जिसके ऊपर, वो भी सब कुछ सेल्यूलोज में रिच होती हैं। इसका मतलब, अच्छा ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमंस हैं वो सेल्यूलोज को नहीं कंज्यूम कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट एंजाइम विच कैन हाइड्रोलाइज दिस बीटा 1,4 लिंकेज। स्टार्च हो गया या फिर हमारा ग्लाइकोजन हो गया, अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है या अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है, एंड वी हैव दैट एंजाइम दैट कैन हाइड्रोलाइज दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, बट आवर गट डज नॉट कंटेन दैट पर्टिकुलर एंजाइम व्हिच कैन हाइड्रोलाइज दिस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दैट इज व्हाई दिस सेल्यूलोज कांट बी डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन गट। जो कैटल्स हैं उनकी जो गट में, गट मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ये एंजाइम जो होती है सेल्यूलेज उसको सीक्रीट करते हैं, जो इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करती है और उनको ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड यूनिट्स देती है। समझ में आ गया सेल्यूलोज। इससे रिलेटेड एक और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड काइटिन। देखो मैंने बोला रिलेटेड है, इसका मतलब कुछ चीजें तो मिल रही होंगी, मिल क्या नहीं है। पहला तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, फंगल के केस में, फंगाई के केस में प्रेजेंट होता है स्पेशली उनकी सेल वॉल में, इसीलिए इसको फंगल सेल्यूलोज भी बोला जाता है। काइटिन को आप फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। सेल्यूलोज से कैसे रिलेटेड है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेल्यूलोज जैसा ही प्रेजेंट होता है। बीटा 1,4 लिंक्ड मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड यूनिट होगी वो ग्लूकोज की नहीं होती है, वो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। बड़ा नाम है लेकिन इजी है, अब बताऊंगी मैं इजी कैसे। देखो सब कुछ सेम है, ग्लूकोज आ रहा है मतलब ग्लूकोज का तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बस जो डिफरेंस है वो है किसकी वजह से,
NH3 इस अमोनिया ग्रुप की वजह से या एसिटाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से उस ग्लूकोज रिंग में यू हैव द सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लूकोज विच इज सब्स्टिट्यूटेड विद दिस अमोनिया ग्रुप, दैट इज व्हाई इट हैज बीन टर्म्ड एज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और उसकी मोनोसैकेराइड यूनिट जो ज्वाइन करके बनाती हैं हमारा, उसको हम बोलते हैं काइटिन। लिंकेज सेम है β1,4, इसका मतलब ह्यूमन गट में ये भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इनफैक्ट हम कंज्यूम भी नहीं करते ये सेल्यूलोज को, सिर्फ आपको होमोपॉलीसैकेराइड या फिर इसकी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एसिटाइल साइड चेन में जो चेंज मिला है हमें वो है इस अमोनिया ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से सेल्यूलोज के सेकेंड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूट होता है, इतना सा चेंज है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मेन फंगस का तो मैंने बता दिया, उसके अलावा एक्सोस्केलेटन का भी कंपोनेंट स्पेशली इंसेक्ट्स के केस में ये काइटिन फॉर्म करता है, इसीलिए इस काइटिन को पढ़ना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक। अब देखो प्लांट्स की बात हो गई सेल वॉल के केस में, यहाँ पर फंगाई और साथ में हमारे जो एक्सोस्केलेटन है इनके इंसेक्ट्स के, उसकी भी बात हो गई। कौन रहेगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब अब जो हमारा अगला पॉलीसैकेराइड आने वाला है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। नाम भी थोड़ा देखो, बैक्टीरिया बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, अगर आप सबसे ज़्यादा किसी ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर तो वो है बैक्टीरिया। उस डाइवर्सिटी को भी अगर हम लेकर चलें तो उसी के हिसाब से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। अब ये होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक तरीके का मोनोसैकेराइड यूनिट कंबाइन नहीं कर रहा, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर गेटिंग कंबाइन। और क्या है? Alternative units of NAG and NAM are linked together in order to give this particular heteropolysaccharide that is known as peptidoglycan. यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये होमो नहीं है, हेट्रो है। ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स किस किस की हैं? NAG की और NAM की। अब NAG और NAM क्या है? Na दोनों में कॉमन है, फुल फॉर्म भी दोनों की सेम है, N एसिटाइल, ठीक है। अब जो चेंज है वो है ये M जिस पे स्टैंड कर रहा है ये है म्यूरामिक एसिड, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और NAG की फुल फॉर्म मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, आई थिंक इट इज N एसिटाइल ग्लूकुरोनिक एसिड। यू जस्ट हैव टू चेक इट वंस कि ये ठीक है कि नहीं है, बट आई थिंक ये 80% ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा, NAM की N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर भी कर दूंगी एक बार, अगर थोड़ा सा डाउट भी आता है कहीं पर। हाँ, कहाँ पर प्रेजेंट है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, बैक्टीरियल जो ऑर्गेनिज्म है हमारी उसकी सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले करता है। इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर की वजह से हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनको आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं। अगर आपको याद हो सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से, तो आप वहां से लिंक कर पाएंगे। दोनों लिंक कैसे होते हैं? β1,4 लिंकेज से लिंक्ड है, यहाँ पे अल्फा लिंकेज नहीं है, β1,4। अच्छा, एक चीज और आपने कॉमन देखी होगी सारे पॉलीसैकेराइड्स में, 1,4 लिंकेज बहुत कॉमन होता है क्योंकि आसानी से कंबाइन हो जाता है। वहां पर जो हमने अपने डाइसैकेराइड्स भी बनते हुए देखे थे वहां पर भी हमने देखा था 1,4 लिंकेज से कंबाइन करना आसान होता है व्हेन यू मेक दी साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ अवर मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, ठीक है। क्रॉस लिंकेज बनता है NAG का और NAM का, ये क्रॉस लिंकेज इतना अच्छा बनता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्ले करता है और उसी की वजह से जो हमारे सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स स्पेशली, वो ऑस्मोटिक रप्चर से बचे रहते हैं। इनफैक्ट बैक्टीरियल सेल्स क्या, यहाँ काइटिन के केस में भी यही सेम फंडामेंटल अप्लाई हो रहा है। इतने अच्छे से लिंकेज होती है कि इट फॉर्म्स अ mesh like structure, and because of this mesh like structure that particular organism resists the rupture through the process of the osmosis, ठीक है। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे टीयर्स में, हमारी सलाइवा में, वो जो एंजाइम है वो इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर को ब्रेक डाउन करके
बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ के बैक्टीरिया का जो एक्शन है उसको कम करता है। अब ये लाइसोजाइम और ये जो सलाइवा है इसके लिए आपको इम्यूनिटी वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा। अभी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्लास 12 का चैप्टर है वो एक, जहां पर हम इस सलाइवा को और इसको एक बैरियर की तरह पढ़ते हैं इन आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है अंडर द हेडिंग ऑफ क्लास 12, लेक्चर नंबर आई थिंक इट इज 48 और 47 एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर लेक्चर है। वहां पर जाके आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे अलग अलग बैरियर्स के थ्रू ये बैक्टीरिया का एक्शन प्रिवेंट होता है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस तरीके से कनेक्ट होती है हमारी बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी यू स्टडी हाउ द इम्यून सिस्टम या उसका जो बेसिक है वो काम करेगा। बायोटेक से आपने क्या पढ़ा, काम कैसे करेगा, इस बीटा 1,4 लिंकेज को हाइड्रोलाइज करके हमारी जो भी एंजाइम है उस टीयर में या उस सलाइवा में प्रेजेंट वो इसको ब्रेक करेगा। ये ब्रेक हो जाएगी, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर टूटेगी बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएगा या फिर हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स उसको फैगोसाइटोस करके बाहर फेंक देंगे एज क्या बोलते हैं उसको, रबिश तो वैसे थोड़ा गंदा वर्ड हो गया, कूड़ा भी बोल सकते हो आप उसको जनरलाइज टर्म में, ठीक है। तो दैट इज हाउ दीज पॉलीसैकेराइड्स आर इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली वी हैव कम टू एन एंड विद दिस कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद दी फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट टू लर्न बिकॉज जितना भी हमारा बॉडी में स्टोर्ड मटेरियल है, बोला भी जाता है फैट बहुत स्टोर हो गया है, तो वो कैसे स्टोर होता है, कैसे बनता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कहाँ कहाँ पर बॉडी में वो डिपॉजिट होता है, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद द नेमिंग पार्ट। ऑब्वियसली बायोटेक है तो थोड़ा केमिस्ट्री पोर्शन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। Till then, if you have any doubt, ask me. And yes, if you are not subscribed to the channel till, do that because अब ये जो continuity है वो maintain रहने वाली है lectures की, and we will discuss some more interesting things in this biomolecules chapter. Okay, so stay connected. We will meet in the next lecture. Till then, take care. Have a good day, all of you. Bye bye.